तारीख से 22 तारीख के बीच में खेला नहीं, हम खेल करेंगे। हम चिड़िया की आंख बेंधेंगे। चिड़िया की आंख बेंधने के अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमें चुनाव जीतना है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होती है। हंसपाल बिष्ट नगर पालिका अध्यक्ष के लिए डिजर्व करते थे। उनकी कोई और डिमांड नहीं थी। लोग उनको देखते थे नेता। मैंने कहा ना, वो मेरे संघर्ष के साथी हैं। जितना राजनीतिक अनुभव मेरा है उतना राजनीतिक अनुभव मेरा है। अगर आज वो हंसपाल बिष्ट कांग्रेस में होते तो शायद ये गमछा और पट्टा पहन के वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे होते। दूसरे में कह रहा हूँ, जो बैट बल्ला से आज चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सैनिक और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शोभन सिंह जी, उनको साथ भी उसी ग्राम सभा के व्यक्ति हैं, उनके साथ भी लिखित करार हुआ है कि भाई नगर पालिका चुनाव आएगा तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। अभी हम बड़कोट में मौजूद हैं और कांग्रेस ने बड़कोट नगर पालिका में अपना प्रत्याशी विजयपाल रावत को बनाया है। अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद। दैनिक उत्तराखंड के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई, और सभी व्यूअर्स का सोशल मीडिया में जितने भी हमारे साथी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों की वजह से बड़ा प्यार मिल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बार भी मैं आप लोगों के सामने आऊं, कुछ नई बात, नए सवाल और नए मुद्दों को लेकर बात करूं। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? जनता के बीच में आप जा रहे होंगे, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि पहली बार कुछ ज़रा लीक से हटके हम इस चुनाव को लाने चाह रहे हैं। जो शराब, मुर्गा, पैसे का चुनाव आज तक हुआ है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, बिरादरीवाद का जो चुनाव है, उसे हटा के सबकी बात की जाए, सबके विकास की बात की जाए। हर आदमी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ नया देने के लिए हो। यही नहीं कि पारंपरिक तरीके से जो चला आ रहा है उस सिस्टम को बदलें। मतलब लाभान्वित हो तो ऐसा हो जैसे भगवान सूर्य का प्रकाश हर व्यक्ति पे पड़ता है, उसी तरह नगर पालिका के जो विकास का बजट है, विकास की जो सूरत है, विकास का जो छींटा है, वो हर गरीब पे, हर अमीर पे, हर इंसान पे पड़े। जो ये नया है, जो ये प्रयोग है, ये जनता क्या समझ पाएगी इस चीज़ को? जनता समझ रही है। जनता क्यों नहीं समझेगी? जनता को काला कहने की आदत है, काला समझने की आदत है, सफ़ेद को सफ़ेद समझने की आदत है। आज तक जनता से जब इन मुद्दों पे किसी ने बात ही नहीं की तो जनता ने क्या समझना था? एक पैसे वाला चुनाव लड़ा, उसके खिलाफ दूसरा पैसे वाला चुनाव लड़ा, तो जो पैसे वाला ज़्यादा सटीक लगा उस पैसे वाले को लोगों ने वोट दिया। लेकिन जब आप तरफ एक पैसे वाला, एक तरफ दूसरे पैसे वाला, एक तरफ मुद्दों की बात करने वाला आदमी होगा तो मुद्दे भी लोगों को समझ में आएंगे। तो हम इसको पैसे और ये जो 20-30 सालों में जो परिपाटी यहाँ पे डेवलप हुई है, इसको ध्वस्त करके एक साफ सुथरी नई परिपाटी तैयार करना चाहते हैं कि कल के दिन कोई गरीब, कोई संघर्ष, कोई जुझारू, कोई नौजवान जो राजनीति में कुछ दशा और दिशा बदलना चाहता हो, उसको भी राजनीति करने का अवसर। माना ये जा रहा था कि बीजेपी कांग्रेस में फाइट होती, लेकिन यहाँ पर जो विधायक हैं वो निर्दलीय हैं, उनके भाई भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं और कैसे कांग्रेस इन दोनों से पार पा पाएगी? पहली बात तो ये तीनों ही कांग्रेसी हैं। अगर इनकी पृष्ठभूमि में जाओ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जुम्मा भी 1 साल हुए उन्हें भाजपा में जाए हुए, वो भाजपा का गमछा, टोपी, छाता सब लेके चल रहे हैं, लेकिन उनकी सूरत ऐसी लग रही है जैसे वो कोई कांग्रेसी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता दूसरा उनके साथ झंडा लेके चल रहा है, वो घूम तो भले ही रहा है, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो उसे एक कांग्रेसी का चेहरा नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेसी के चेहरे के नाम पे उनको फूल पे वोट दे दे। तो भाजपा के व्यक्ति के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि वो भाजपा में कि जो प्रत्याशी हैं पुराने कांग्रेसी, उनको वोट डाले। रही बात दूसरे हमारे आदरणीय विनोद डोभाल जी की, तो विनोद डोभाल जी भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं। उनके भाई 2017 में कांग्रेस से टिकट पे चुनाव लड़े हैं। उसके बाद से वो बेचारे फिर निर्दलीय हो गए। जब उनका टिकट 2022 में किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया, तब से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। एक तरफ तो संजय डोभाल जी जो हमारे विधायक हैं, चिन्याली सौड़ में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ उनका भाई चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव था उसमें वो माता रानी जो हमारी राजमाता शिवगामी हैं, टिहरी लोकसभा की सांसद, राज परिवार की राजमाता, उनके प्रचार में दोनों भाई प्रचार कर रहे थे। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं और जो हमारे शहर में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, टॉर्च वाले या अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये सारे भाजपा के ही लोग हैं। सारी भाजपा की ABCDEFGHIJKL, ये पूरी जो
अल्फाबेटिकल जो टीम है ये पूरी भाजपा की है। आपको भाजपा के कैसे लग रहे हैं? ये तो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, आप ही कह रहे हैं, और इससे पहले कांग्रेस पृष्ठभूमि के दो लोगों का नाम लिया कि ये दो लोग कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं, लेकिन ठीक टिकट से पहले इन सभी लोगों की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में थी। अब टिकट तो एक को मिलना था, वो मिल गया अतुल रावत जी को। अब ना चाहते हुए बेचारे अब उस पुराने कांग्रेसी को भाजपा का टिकट मिल गया, तो ये लोग इस बात को नहीं पचा पाए हैं। तो कोई सिलेंडर लेके मैदान में उतरा है, कोई बेट बल्ला लेके मैदान में उतरा है, कोई नारियल लेके उतरा है, कोई बाल्टी लेके उतरा है, कोई केतली लेके उतरा है, कोई टॉर्च जला रहा है। तो हैं ये सारे, और इस चुनाव के बाद ये फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे, ये भी तय है, ये फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो राजनीति की धुरी है वो सरकार से बाहर नहीं जाती है। सरकार के हिम्मत के बिना ये सरकार की धुरी से बाहर नहीं जा सकते। अभी चुनाव में ये अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, दूसरे को गलत बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते फिर ये भाजपा में शामिल हो जाएंगे, ये तय है। इससे पहले भी भाजपा में शामिल थे। तो ये सब भाजपा के लोग आज आपस में लड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, टूट रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए सच्ची स्थिति क्या हो सकती है? कांग्रेस में आपको किसी तरह का विद्रोह नहीं दिखाई देगा। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आज कांग्रेस के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस के लिए से ज्यादा संतोषजनक स्थिति क्या हो सकती है? एक बयान देख रहा था मैं, जिसमें आप कह रहे थे कि जब संजय डोभाल निर्दलीय लड़े तो आपके कोई मित्र थे, उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या है ये मामला? देखिए, मामला ऐसा है कि मेरे छात्र संघ के साथी हैं, संघर्ष के भी साथी हैं हंसपाल बिष्ट। 1 वर्ष पूर्व जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, उससे 1 वर्ष पूर्व वो छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। और मुझे लगता है कि जितनी सेवाएं मेरी हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, उतनी ही सेवा और अनुभव उनका भी था। हुआ क्या कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक कांग्रेस नेता के रूप में संजय डोभाल जी से जुड़े हुए थे, और उनको लगता था कि संजय डोभाल जी को टिकट मिलना चाहिए। मुझे लगता था कि दीपक बिजलवाण जी को टिकट मिलना चाहिए। और उस टिकट की लड़ाई में दीपक बिजलवाण जीत गए। तो भावनात्मक भावुक होकर के हंसपाल बिष्ट जी संजय भाई के समर्थन में अड़े रहे। उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। तो तत्कालीन कांग्रेसी जो आज चेयरमैन का चुनाव लड़े अतुल रावत जी, उन्होंने हंसपाल बिष्ट को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये सोच के निष्कासित किया कि हंसपाल बिष्ट शायद भविष्य में कांग्रेस के टिकट के दावेदार ना हो। उन्होंने अपना रास्ता साफ कर दिया। उसके कुछ समय बाद वो खुद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। तो हंसपाल बिष्ट को विधायक कैंप ने, संजय डोभाल जी के कैंप ने पूरा एक तरीके से मतलब एक मतलब मैं लिखित तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक तरह से मैसेज था कि भाई नगर पालिका चुनाव में हंसपाल बिष्ट जी हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन अचानक से जब चुनाव की समय आता है, अचानक उनके छोटे भाई विनोद डोभाल अनाउंस करते हैं कि भाई चुनाव अब मैं लड़ूंगा। तो हंसपाल भाई ने कई तरीके से कोशिश भी करी कि यार मैं चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रोका गया। तो गतवा आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मैंने ये बात इस संदर्भ में कही थी जब कपिल देव रावत जी ने का नामांकन रद्द हुआ था और कपिल देव जी ने अपना समर्थन डोभाल जी को दिया था। तो मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था भाई आप कैसा देखते हैं इस निर्णय को? तो मैंने कहा था ये कपिल देव रावत जी का आत्मघाती निर्णय है। क्यों इसलिए निर्णय है कि भाई आप किसी के साथ जब कोई डेलीगेशन या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो उसका इतिहास भी देखा जाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो कमिटमेंट के नाम पे उनका ये पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं, पॉलिटिकल कमिटमेंट उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है ठीक नहीं है। ठीक है, अरविंद भाई को उन्होंने एक बार चुनाव हराया, उसका उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उसकी मदद की, लेकिन हंसपाल बिष्ट के साथ जो हुआ वो गलत है। तो और उसी बिष्ट हो सकता है कि अंदर खाने उनके साथ हो, उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होती है। हंसपाल बिष्ट नगर पालिका अध्यक्ष के लिए डिजर्व करते थे। उनकी कोई और डिमांड नहीं थी। लोग उनको देखते थे नेता। मैंने कहा ना, वो मेरे संघर्ष के साथी हैं। जितना राजनीतिक अनुभव मेरा है उतना राजनीतिक अनुभव मेरा है। अगर आज वो हंसपाल बिष्ट कांग्रेस में होते तो शायद ये गमछा और पट्टा पहन के वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे होते। दूसरे में कह रहा हूँ जो बेट बल्ला से आज चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सैनिक और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शोभन सिंह जी, उनको साथ भी उसी ग्राम सभा के व्यक्ति हैं, उनके साथ भी लिखित करार हुआ है कि भाई नगर पालिका चुनाव आएगा तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था उस पत्रकार बंधु से कि कपिल देव को इन 2 निर्णय को देखना चाहिए था, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए था। तो इसलिए वो बातें आई है कि कपिल देव की तरह जैसे हंसपाल के लिए आत्मघाती निर्णय रहा, फौजी मामा के लिए आत्मघाती निर्णय रहा, उसी तरीके से कपिल देव जी के लिए भी ये निर्णय भविष्य में राजनीतिक के लिए आत्मघाती टाइप का रहेगा। या जो उनके कार्यकर्ताओं ने जो उनको सपोर्ट किया है, कपिल देव का कोई ऑफिशियली बयान तो नहीं आया कि मैंने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने एक तरफ घोषणा की है कि हम उनके साथ जा रहे हैं, और इसका खंडन भी उन्होंने नहीं किया है। तो एक तरह से कपिल देव की जो पूरी टीम है वो आज
टॉर्च वाले निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष आपकी में। फाइट है किससे, बीजेपी से है या निर्दलीय प्रत्याशी से है? मेरी फाइट पुरानी जो परिपाटी है उसके खिलाफ है। मैं अपने विरोधी को ना देख करके अपने लक्ष्य को देख रहा हूँ। मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है आगे बढ़ने की। मेरी लड़ाई किसी को पीछे करने की नहीं है। मेरी लड़ाई है कि मुझे ये नगर पालिका का चुनाव पैसे के दुष्चक्र को तोड़ के, जातिवाद के दुष्चक्र को तोड़ के, क्षेत्रवाद के दुष्चक्र को तोड़ के जीतना है और नगर पालिका के एक एक आदमी तक पहुँच कर उसका मन जीतना है। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैंने इतने वोट लाने हैं, इतने वोटों पे मैं जीत रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहर का जितना भी निवासी है, एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, एक एक वोट मुझे प्राप्त हो। मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी सकारात्मक राजनीति का जो पहलू है लोगों के सामने रखूँ और अपना चुनाव जीतूँ। विकास का मॉडल क्या है आपका? विकास का मॉडल महिला, यूथ, मतलब जो नगर का ढांचा है, विकास का जो प्रॉपर मॉडल आप समझो। देखो ग्राम सभा के अंदर लाइटें लगती है, हमारे यहाँ भी लगती है। सड़क खड़िंजा बिछता है, हमारे यहाँ भी बिछता है। बारात घर बनते हैं, हमारे यहाँ बारात घर भी नहीं बनते साहब। नगर के अंदर एक नगर पालिका की बस होनी चाहिए, म्यूनसिपालिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, म्यूनसिपालिटी का स्कूल होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, खेल मैदान होने चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए, बारात घर होना चाहिए, प्रतीक्षालय होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ें शहर में कब बनेगी? 40 वर्ष हो गए हैं। अगर मैं इसकी शुरुआत करता हूँ और मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो आने वाला चेयरमैन उसको पूरा करे। लेकिन मैं आधारभूत सिला तो रखूँ, वो पूरा न कर सके तो उसके आने वाला चेयरमैन पूरा करे। पुराने चेयरमैन ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जिस पे हम आगे बढ़ सके। आज जो भी चेयरमैन बनेगा वो अपना नया ब्लूप्रिंट लेके आ रहा है। क्यों नहीं ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता कि आने वाले दशकों तक जो राजनीति के जो नए चेहरे राजनीति में आएंगे, इस नगर पालिका की जिम्मेदारी संभालेंगे। हमेशा हम तो नहीं रहेंगे और ना हमेशा हम पहले थे। तो जो नए लोग आएंगे उनको काम करने के लिए एक प्रशस्त रास्ता मिलना चाहिए। ये मेरा ब्लूप्रिंट है। मैं स्वास्थ्य की भी बात करना चाह रहा हूँ। आज देखिए इस शहर के अंदर इतना बड़ा शहर है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ की बदहाल है। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब है कि यहाँ पहाड़ का आदमी जब बीमार होता है वो यहाँ के अस्पताल क्यों नहीं जा रहा है? बड़ा सवाल। कारण ये है कि यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए मशीनें नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ पे MRI नहीं है। इन चीज़ों के लिए आदमी को देहरादून उतरना पड़ता है। अगर हम ये चीज़ें यहाँ पे ले आएँ तो 5-5, 6-6 MBBS डॉक्टर हमारे पास हैं। अगर हम डायग्नोसिस करने वाली मशीनें ले आए, चलिए ब्लड सैंपल की छोटी मोटी जांचें यहाँ हो जाती है, लेकिन MRI, अल्ट्रासाउंड और जो बड़ी जांच कैसे करेंगे ये काम कैसे करेंगे? ये तो जो सरकार है जिनकी वो भी तो यही कह रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि पानी देना जल संस्थान का काम हमारा नहीं है, फिर तो हम पेयजल की आपूर्ति भी नहीं दे पाएंगे। यही हम अगर हम ये सोचने लग गए कि तो स्वास्थ्य विभाग का काम है, नगर पालिका का नहीं है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब राजनीति में जिंदा लोग होते हैं दादा तो सब होता है। आज की तारीख में पुरोला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है सत्येंद्र राणा। आज पुरोला के अंदर दीपक बिजलवान जिला पंचायत के अध्यक्ष है। आज पुरोला के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें आ चुकी हैं। उत्तरकाशी में सुरेश चौहान जी विधायक हैं, आज अल्ट्रासाउंड की मशीन आ चुकी हैं। तो जब हमारी राजनीति मजबूत होगी, हम कहना चाहते हैं उन लोगों से जो अपने को धनवान, बहुत ज़्यादा धनवान बताकर कह रहे हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो भाई जब आप रोड़ा बजरी बांट पा रहे हो, लाखों रुपए टूर्नामेंटों में दे पा रहे हो, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन और MRI की मशीन दान करने में कोई दिक्कत है क्या? आपको दिक्कत है तो विजयपाल रावत इस दिक्कत को पूरा करेगा। विजयपाल रावत किसी प्राइवेट कंपनी का CSR फंड लाए, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से चंदा इकट्ठा करे, नगर पालिका का राजस्व बढ़ा करके बोर्ड का जो फंड है उससे MRI मशीन यहाँ पे ला के दे। ये म्यूनसिपैलिटी का, नगर पालिका का अपना अस्पताल खोल के MRI मशीन या अल्ट्रासाउंड उपलब्ध कराए। वो विजयपाल रावत की राजनीतिक सूझबूझ है कि वो कार्य को मैं कैसे कराता हूँ। लेकिन मेरे संकल्प में है कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड की वजह से जो लोग विकास नगर देहरादून के फर्जी डॉक्टरों के पास ठगे जाते हैं, कई तो फर्जी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। देहरादून और विकास से उतरने का मतलब ये नहीं कि आपकी बीमारी का समाधान हो गया। हमारे गांव का आदमी सबसे पहले तो ठगा जाता है। वहाँ पे ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसका गलत इलाज करते हैं। सही डॉक्टर के इलाज 100 डॉक्टर के पास तब पहुँचे जब केस बिगड़ जाता है। अगर वो मशीन यहाँ उपलब्ध हो तो जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं बीमारी का डायग्नोसिस तो कर पाएंगे, छोटी मोटी बीमारी का समाधान तो यहाँ पे हो जाएगा। तब तो हम आगे की चीज़ों को सोचेंगे। आज हम उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, उतना पैसा आ गया। तो इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसों की बात चल रही है, तो
कैसे लड़ेंगे आप इनसे? एक तरफ पैसे वाले हैं, एक तरफ आप हैं, कैसे लड़ेंगे इनसे? ब्रिटिश साम्राज्य था जिसका सूरज नहीं ढलता था। गांधी जी लड़े थे, एक लंगोट के थे, कैसे लड़े थे? विदेशी कपड़ों की होली जला के लड़े थे, पैसे खर्च करके लड़े थे। और लंका से की जो कपड़ों की फैक्ट्री थी उनके चूल्हे हिला के रख दी थी। नमक का आंदोलन किया, छोटी सी बात थी, नमक बना रहे थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि नमक बनाने से क्या होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला के रख दी थी। तो जो गांधी के प्रयोग थे वो हमारे संस्कारों में है, हमारी पार्टी के संस्कारों में भी है। और मैं तो सेवाग्राम आश्रम का विद्यार्थी रहा हूँ, अभ्यर्थी रहा हूँ, मैंने वहाँ पे प्रशिक्षण लिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें होती हैं दादा, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को छू जाते हो, लोगों की बात सुन लेते हो और उसका रास्ता जब निकालने लगते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपनी बुराई को ढकाने के लिए, अपनी योग्यता को ढकाने के लिए लोग पैसे का प्रयोग करते हैं। अपनी राजनीतिक अयोग्यता को छिपाने के लिए लोग क्षेत्रवाद का प्रयोग करते हैं। अपनी राजनीतिक असमर्थता को छुपाने के लिए लोग जातिवाद का प्रयोग करते हैं। मैं अपने राजनीतिक कौशल का, राजनीतिक अनुभव का, राजनीतिक जो मेरा विजन है उसको दिखाकर चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। और मैं जानता हूँ जब मैं ये सब दिखाऊंगा तो इनका जो पैसा है, इनका जो क्षेत्रवाद, इनकी जो जातिवाद है वो छोटा पड़ जाएगा, वो धूमिल पड़ जाएगा। जनता समझ रही इन चीज़ों को? बिल्कुल समझ रही है। मैं कह तो रहा हूँ, पूरे शहर को उन्होंने पोस्टरों से पोत दिया है। पूरे शहरों में इनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। इनकी 4-4, 5-5, 6-6 माइकों वाली गाड़ियाँ घूम रही है। इनकी शराब नगर पालिका की सीमाओं को तोड़ करके आसपास के सारी ग्राम सभाओं की सीमाओं में जा रही है। ये बकरे मुर्गे सब बांट रहे हैं। उसके बाद भी मात्र पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो सोशल मीडिया में मेरे आप जैसे साथियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, इन्हीं बातों के जरिए आज शहर का, इलाके का और राज्य का कोई ऐसा तबका नहीं है जो आज मुझे नहीं सुन रहा है, मेरी बातों को सराह नहीं रहा है। अगर मैं सच कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ तो क्यों नहीं लोग सुनेंगे? अभी तो मैंने कहा है ना कि चुनाव लंबा है। विजयपाल रावत का चुनाव 15 तारीख से शुरू होगा, आज 14 तारीख है। कल से शुरू होगा? कल से शुरू होगा। 7 दिन का चुनाव होता है। मैं 24 वर्षों की राजनीति में एक चीज़ को समझा हूँ कि चुनाव 7 दिन का होता है। अंतिम रात के 3 दिन बड़े निर्णायक होते हैं और चोट इंसान के दिमाग में हिट की जाती है। रुपया पैसे से आप लोगों को बेहोश कर सकते हो, मदहोश कर सकते हो। अब बेहोश करके आप उसका वोट कहीं भी डलवा दो, आपकी ये स्ट्रेटजी है। मैं चाहता हूँ कि आप होश में रहें। आप वोट डालने से पहले अपने बच्चों को देखें, आने वाली पीढ़ी को देखें, अपने आसपास का वातावरण देखें, अपने आसपास चल रही गलत गतिविधियों को देखें। आप उसको ठीक करने के लिए वोट डालें। यानी कि विजयपाल रावत 3 दिन में यहाँ खेला कर देंगे? 3 दिन में नहीं, 15 तारीख से 22 तारीख के बीच में खेला नहीं, हम खेल करेंगे। हम चिड़िया की आंख बेंधेंगे। चिड़िया की आंख बेंधने के अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमें चुनाव जीतना है और राजनीति की नई दिशा को भविष्य के नौजवानों के लिए प्रशस्त करना है। ओके, थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करेंगे। धन्यवाद। और सभी देशवासियों को, राज्यवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बड़कोट में नगर पालिका के जो प्रत्याशी हैं, विजयपाल रावत है, युवा नेता है। उनका कहना है कि एक तरफ धनवान लोग हैं, दूसरी तरफ वो गांधीवादी रास्तों पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका चुनाव 15 तारीख के बाद और 22 तारीख तक शुरू होगा और वो 7 दिनों के अंदर ही खेल इस चुनाव में कर देंगे। अब देखना ये होगा कि विजयपाल रावत किस तरीके से गांधीवादी रास्ते पर चलकर जनता को कितना समझा पाते हैं और जनता किस तरीके से उनको आशीर्वाद देती है, ये तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन जो बड़कोट का चुनाव है इसमें अब ट्विस्ट आने वाला है। बड़कोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।